गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है हमारी क्लास नंबर 9 ऑफ यूके ट्रिपल एस सी असिस्टेंट अकाउंटेंट बैच। और इन क्लासेस को मैं आपको बता दूं, इन क्लासेस को आप नॉर्मल अकाउंटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आपके स्कूल टाइम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये आपके फर्दर एजुकेशन में भी काम में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। तो देखिए, जो नॉर्मल बिजनेस होता है ना, नॉर्मल जो बिजनेस हमने देखा है उसका काम होता है प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को अपने लोगों में मतलब ओनर्स में बांट देना। लेकिन जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके नाम में ही लिखा है नॉन प्रॉफिट, मतलब कि ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। ये काम करती है प्रमोट करने के लिए सोशल, कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस, चैरिटेबल, स्पोर्ट्स या सिमिलर ऑब्जेक्टिव। मतलब कि ये क्या करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। जो ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है और उस पब्लिक वेलफेयर के काम करने के लिए अगर कभी उन्हें कुछ पैसा, उनकी जो इनकम है, अगर उनकी जो इनकम है वो उनके एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो गई, मतलब इस साल उन्होंने काम किया, उनकी इनकम जो है उनके खर्चों से ज्यादा हो गई, तो उनको हो गया सरप्लस। अब यहाँ पर इसको कहते हैं सरप्लस। लेकिन अगर इसका उल्टा हुआ कि इनकम जो है वो खर्चों से कम हुई, मतलब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा, खर्चे ज्यादा हो गए, तो इसे कहते हैं डेफिसिट। तो याद रखना, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड यूज नहीं होता है, यहाँ सरप्लस और डेफिसिट वर्ड होता है। चैरिटेबल ट्रस्ट, क्लब्स, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी, पब्लिक क्लब्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ जो ये स्कूल्स हैं या ये जो हॉस्पिटल्स हैं, ये प्राइवेट स्कूल्स नहीं, पब्लिक स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। ठीक है, तो एनपीए सरप्लस कमाती है और ये प्रॉफिट को वो अपने, इस प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती, इस प्रॉफिट को वो अगेन यूज करती है इन्हीं सारी चीजों में वापस खर्चा करने के लिए। तो इसलिए एनपीओ का काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका काम है लोगों की मदद करना और लोगों में वेलफेयर लाना। तो पहला, ये तीन अकाउंट मेंटेन करती है, रिसीव्ड एक्सपेंडिचर, रिसीव्ड एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। जो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये रियल अकाउंट होता है। ये जो होता है इसको बनाते समय आप याद रखो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट को। अगर कैश आ गया तो डेबिट कर देना, कैश गया तो क्रेडिट कर देना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप पीएनएल समझ सकते हो, लेकिन अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो उसको आप सरप्लस लिखते हो और लॉस होता है तो आप उसको डेफिसिट लिखते हो। ये कौन से चीज, कौन से कॉन्सेप्ट पे बेसिस है, अक्रूवल बेसिस पे, मतलब कि ये आप करंट ईयर से रिलेटेड होता है ये, और इसमें आउटस्टैंडिंग एडवांस सबका एडजस्टमेंट होता है। ये जो होता है ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर और फ्यूचर ईयर सबको इंक्लूड करके चलेगा। ठीक है, और बैलेंस शीट तो सबको पता है फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो आज पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखते हैं। रिसीप्ट अकाउंट मैंने बताया रियल अकाउंट है। रिसीप्ट अकाउंट के डेबिट साइड में, ये आपका रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है फॉर एग्जांपल, इसके डेबिट साइड में आपका ओपनिंग बैलेंस होगा कैश का या बैंक का। क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिख दोगे कैश का या बैंक का। ठीक है, उसके बाद अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, पैसा आया अकाउंट के अंदर, तो यहाँ आपको डोनेशन मिली, रिसीव हुई, यहाँ आपको एंट्रेंस फीस मिली, फॉर एग्जांपल किसी भी आपने कुछ स्कूल खोला उसका एंट्रेंस फीस मिली, यहाँ आपने एसेट्स की सेल करी, सेल ऑफ एसेट्स, यहाँ आपने इंटरेस्ट मिला, इंटरेस्ट रिसीव हुआ, यहाँ आपने कोई अपने न्यूज़पेपर को बेच दिया, न्यूज़पेपर की सेल करी, तो यहाँ आपको कोई गवर्नमेंट से ग्रांट मिली। गवर्नमेंट ग्रांट क्या होता है, गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई मदद। गवर्नमेंट जब हमें मदद देती है उसे कहते हैं गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ पर वो सारी चीजें होंगी जिससे आपका कैश बढ़ सकता है, और क्रेडिट साइड आपकी वो सारी चीजें होंगी जिससे आपका कैश घट सकता है। जैसे कि बाय, आपने सैलरी पे करी लोगों की, ठीक है, आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का रेंट पे किया, ठीक है, आपने प्रिंटिंग स्टेशनरी करी, स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस, बिजली का बिल, कोई एसेट परचेज कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया, कोई लोन वापस कर दिया, और क्लोजिंग बैलेंस, ये सारी चीजें कहाँ आ जाएगी, आपकी सारी आ जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इतना समझ आया गाइस। चलो, अब इसका गोल्डन रूल क्या है, इसका गोल्डन रूल बहुत ही सिंपल है। वो ये है कि जितना भी एक्चुअल कैश है, बैंक ट्रांजेक्शन है, उसको समझ के पूरा अकाउंट बना दो। तो ये रिकॉर्ड करता है कैपिटल भी और रिवेन्यू भी। तो कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर दोनों नेचर के रिसीप्ट और पेमेंट रिकॉर्ड करता है। इसमें करंट ईयर के ट्रांजेक्शन, प्रीवियस ईयर के ट्रांजेक्शन और फ्यूचर ईयर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, मैं आपको समझा चुकी हूँ। अब आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। कैसा अकाउंट है, नॉमिनल।
नॉमिनल अकाउंट क्या कहता था? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये उसका रूल था। तो अगर इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा है तो उसको कहते हैं सरप्लस, और अगर इनकम एक्सपेंडिचर से कम है तो उसको कहते हैं डेफिसिट। ठीक है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करता है? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा तो ये आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, डेप्रिसिएशन, रेवेन्यू और कैपिटल आइटम्स को क्या करेगा? एडजस्ट करेगा। ठीक है, ये लो। अब इनकम एक्सपेंडिचर और रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट के बीच में क्या डिफरेंस है? ये कैश बेसिस पे होता है, ये अक्रूवल बेसिस पे होता है। ये रियल अकाउंट है, ये नॉमिनल अकाउंट है। इसमें एक्चुअल कैश के ट्रांजेक्शन होते हैं, इसमें करंट पीरियड के इनकम और एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं। इसमें कैपिटल और रिवेन्यू दोनों नेचर के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ रिवेन्यू नेचर के। इसमें प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर सब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं, इसमें सिर्फ करंट ईयर के। इसमें ओपनिंग और कैश, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैश बैलेंस रिकॉर्ड होता है, इसमें कैश बैलेंस रिकॉर्ड नहीं होता। इसमें परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट इंक्लूड होते हैं, इसमें परचेजेस ऑफ फिक्स्ड एसेट एक्सक्लूड होते हैं। बैलेंस शीट तो सेम ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे बनती है, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। बस एक चीज इसमें याद रख लेना कि यहाँ पर कैपिटल को आप कैपिटल फंड के नाम से या फिर जनरल फंड के नाम से बोलेंगे यहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन में आएगा जनरल फंड तो उसको समझ के कंफ्यूज मत हो जाना, वो कैपिटल की ही बात कर रहे हैं। समझ गए? जैसे कि एसेट 5 लाख, लाइबिलिटी 1,20,000, तो कैपिटल फंड। अब यहाँ पर वो ये भी लिख सकते हैं कि जनरल फंड। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ना, इसमें एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर वो एमपीओ से क्वेश्चन बनाना चाह रहा है तो वो बोलेगा कि बताओ कि कितनी सब्सक्रिप्शन की इनकम हुई आपको। तो सब्सक्रिप्शन की इनकम का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसे ऐड करो, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा उसे लेस करो, जो ओपनिंग एडवांस होगा, एडवांस जो ओपनिंग होगा उसे ऐड करो, और जो एडवांस क्लोजिंग होगा उसे लेस करो। इतना कर दोगे, यहाँ पर आप सबसे ऊपर लिखना जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, और उसके बाद ये इफेक्ट कर देना, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल है न्यूमेरिकल दिया है मुझे, सब्सक्रिप्शन रिसीव 80,000, तो मैं लिख दूंगी 80,000। फिर उसने बोला क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000, तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 5,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000, तो लेस करना है ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 8,000। एडवांस ओपनिंग का 3,000, एडवांस ओपनिंग का 3,000 ऐड करना है। क्लोजिंग का एडवांस 2,000 का, क्लोजिंग का एडवांस 2,000 का लेस करना है। अब आप इसकी इफेक्ट देखोगे नेट नेट, तो आपका आंसर आएगा 84,000। तो मतलब कि अगर आपको अपना सब्सक्रिप्शन रिसीव दिखाना है उसमें रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में, तो आप कितना दिखाओगे? 84,000। इसी से क्वेश्चन बन सकता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो समझ आएगा गाइस? सिंपली आपको इस फॉर्मूले में अपनी चीजें पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। हमारा आंसर आ गया 84,000, और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 84,000। तो 84,000 आप कहाँ क्रेडिट करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। ठीक है, उसके बाद आता है डोनेशन। डोनेशन जो होती है दो टाइप की होती है, एक होती है जर्नल डोनेशन और एक होती है स्पेसिफिक डोनेशन। जो जर्नल डोनेशन होती है उसे हम रिवेन्यू इनकम ट्रीट करते हैं। ठीक है, और जो स्पेसिफिक डोनेशन होती है वो हमें बता देगी कि वो रिवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की है। सो डोनेशन अगर किसी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मिली है तो ये स्पेसिफिक है ना, एक पर्पस है उसका, तो इसको हम कैपिटल रिसीव मानते हैं जेनरली, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इसे हम कैपिटल रिसीव ही मानते हैं। तो जैसे कि अगर आपको बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए मिली है तो आप इसको बिल्डिंग फंड अकाउंट में डाल दोगे। ठीक है, क्रेडिट कर दोगे। दूसरा आता है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस भी एग्जामिनर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सपोज इसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, डिपेंड करता है नेचर ऑफ फी पे और अकाउंटिंग पॉलिसी पे। ठीक है, इसको आप रिवेन्यू इनकम कब मानोगे? इसको आप रिवेन्यू इनकम मानोगे जब भी तो इसको इनकम एक्सपेंडिचर में डालोगे, और अगर कैपिटल मानोगे तो इसे कैपिटल फंड में डालोगे। तो याद रखना कि ये इनकम और एक्सपेंडिचर में भी जा सकती है और ये कैपिटल फंड में भी जा सकती है। इट विल डिपेंड कि ये कौन से नेचर की एंट्रेंस फीस है। हमेशा एंट्रेंस फीस को रिवेन्यू या कैपिटल मान के अपने आप से अजम्पशन मत करना, क्वेश्चन पढ़ना वो आपको बताएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, ये भी एक टाइप की आपकी फीस है, ये आपकी कैपिटल रिसीप्ट है। हमेशा लाइफ मेंबरशिप फी इज योर कैपिटल रिसीप्ट। ओके, इसको आप यूजुअली कहाँ ऐड करते हो? कैपिटल फंड में ऐड करते हो लाइफ मेंबरशिप फी को। सेल ऑफ न्यूज़पेपर, इसको आप रिवेन्यू इनकम ट्रीट करते हो। सेल ऑफ न्यूज़पेपर को रिवेन्यू इनकम ट्रीट करते हो और इनकम के एक्सपेंडिचर साइड के क्रेडिट में दिखा देते हो।
फिक्स एसेट की सेल करी, जितना भी सेल प्रोसीड्स आपको फिक्स एसेट की सेल पे मिला उसको भी आप कहाँ रिकॉर्ड करोगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पे। लेकिन एंटायर सेल प्रोसीड्स अगर इनकम नहीं है तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ेगा ऑन सेल। कैसे निकालोगे, जितने भी आपकी सेल वैल्यू है उसमें से आप माइनस कर दोगे आपकी बुक वैल्यू, तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। फर्नीचर फॉर एग्जाम्पल 20,000 का है, वो 24,000 के लिए बेचा गया, तो 4,000 का आपका प्रॉफिट है, तो ये 4,000 का प्रॉफिट इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में बेच जाएगा, और ये जो 24,000 है ये रिवेन्यू एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट में जाएंगे। समझे? आपके फर्नीचर की जो वैल्यू, बेचने की वैल्यू है, वो किस में जाएगी, रिसीप्ट एंड पेमेंट में, क्योंकि कैश आया है तो रिसीप्ट एंड पेमेंट पे। और 4,000 का जो प्रॉफिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल बेसिस पे चलता है। फिर कुछ टाइप के स्पेसिफिक फंड होते हैं जो आपको क्वेश्चन खुद ही बता देगा कि किससे रिलेटेड है, जैसे कि प्राइज फंड, स्पोर्ट्स फंड, बिल्डिंग फंड, स्कॉलरशिप फंड, टूर्नामेंट फंड। इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनकम रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंड इज एडेड टू दैट फंड। इनकम हुई तो वहां जाके ऐड कर दो, एक्सपेंस हुआ तो वहां से लेस कर दो। फॉर एग्जाम्पल आपका ओपनिंग स्पोर्ट्स फंड 1 लाख दिया है और उसमें से आपने डोनेशन आपको मिली है 30,000 और स्पोर्ट्स के एक्सपेंसेस हो गए 20,000, तो आप सिंपली क्या करोगे, 1 लाख का फंड था, 30,000 की आपको डोनेशन मिली तो उसे ऐड कर दिए, आपने खर्चे 20,000 के कर दिए तो उसे लेस कर दिए, तो आपका जो स्पोर्ट्स फंड अब बचा है वो कितने का बचा है, 1,10,000। सिंपल। अब आता है एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस विथ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अमाउंट। क्या मतलब है इसका, एक्सपेंसेस विथ आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड अमाउंट? फॉर एग्जांपल आपके पास सैलरी 60,000 की थी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 5,000 है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी 8,000 है। तो गाइज जो आप ट्रायल बैलेंस में आपको आउटस्टैंडिंग मिलता था उसको भी आप ओपनिंग मान के ऐड करते थे ना कि ये पिछले साल का है, तो अगर ये पिछले साल का है तो इस साल तो आपको इसको ऐड करना पड़ेगा। और ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ना, ये जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है ये आपको अब अगले साल होगा, ठीक है, तो ये खर्चा तो इसी साल का है, माइनस 5,000। ये जो ओपनिंग होता है ना, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ये प्रीवियस ईयर से चला हुआ आ रहा होता है, और जो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग होता है करंट ईयर का होता है, तो जो करंट ईयर का होता है ऐसे ऐड करते हैं और प्रीवियस ईयर का होता है उसे माइनस करते हैं। ये सिंपल लॉजिक अपने दिमाग में बिठा लो। प्रीपेड एक्सपेंसेस का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेंसेस मतलब अमाउंट पेड प्लस ओपनिंग प्रीपेड माइनस क्लोजिंग प्रीपेड। क्या बोला, अमाउंट पेड प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। और अगर ये आउटस्टैंडिंग खर्चे हैं तो इसमें क्या करोगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को लेस करते हो और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को ऐड करते हो। तो आउटस्टैंडिंग और एडवांस का ना अपोजिट ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। जैसे इंश्योरेंस है, पे 20,000 का, ओपनिंग प्रीपेड है 3,000 और क्लोजिंग प्रीपेड है 5,000, तो 20,000 में से ओपनिंग प्रीपेड मतलब कि जो पिछले साल का प्रीपेड है वो आपका 3,000 रुपए है, तो 3,000 ऐड कर दिया। और इस साल का ये जो ओपनिंग है प्रीवियस ईयर का है और ये क्लोजिंग ईयर करंट ईयर का है, तो इस साल का जो एडवांस है उसे लेस कर दिया जाता है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो एक बात याद रखो, एडवांस और आउटस्टैंडिंग, अगर ये ओपनिंग है तो ओपनिंग जो एडवांस होता है वो क्या होता है, ऐड होता है, लेकिन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है, और जो क्लोजिंग एडवांस है वो लेस होता है और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होता है। इसे अपने कॉपी में टेबल बना लो, इससे आपका कभी भी गलत नहीं होगा, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट भी यहीं से ठीक हो जाएगा। अब आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमें पता है नॉन कैश एक्सपेंस है, रिवेन्यू नेचर का है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, इसको कभी भी रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में मत डाल देना। फर्नीचर डेप्रिसिएशन कैसे लगाते हैं हम पढ़ चुके हैं। कंज्यूमेबल आइटम्स, कंज्यूमेबल आइटम्स में आता है स्टेशनरी, मशीन, स्पोर्ट्स मटेरियल, फूड, प्रिंटिंग, मतलब कि जो आपका कंज्यूम हो जाएंगे आपके ऑपरेशंस में उसे कंज्यूमेबल आइटम्स कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जस्ट लाइक गुड्स, ठीक है। ओपनिंग स्टेशनरी, परचेसेस और क्लोजिंग दिया, फॉर्मूले में डालो, आंसर निकालो। कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1। एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनेगा और ऐसे पक्का बनेगा अगर आएगा तो। सब्सक्रिप्शन है 1,20,000, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एंड क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कैसे निकालोगे गाइस, देखो सिंपल है, 1,20,000 लिख दो पहले तो, जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है टिक कर दो। फिर उसके बाद ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 10,000 रुपए है, तो मैंने क्या बोला था,
एडवांस अगर ओपनिंग का होता है तो उसे लेस करते हैं, और एडवांस अगर आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग का होता है, एडवांस अगर ओपनिंग का होता है तो उसे ऐड करते हैं, और आउटस्टैंडिंग अगर ओपनिंग का होता है तो उसे लेस करते हैं। ये वाला टेबल, एडवांस है, ओपनिंग का है, ऐड, आउटस्टैंडिंग है, ओपनिंग का है, लेस, और फिर क्लोजिंग में अपोजिट ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो इसको कर दोगे लेस, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो उसका उल्टा, ऐड। फिर आता है ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस, ओपनिंग एडवांस है तो होता है ऐड, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो होता है लेस। तो आपका आंसर आ जाएगा। ये मैंने आपको एकदम ऐसा रामबाण बता दिया है कि अब आपका कोई भी क्वेश्चन अगर ये समझ आ गया तो गलत नहीं होने वाला। अब सैलरीज है, ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग जो है वो ऐड हो जाएगा और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस हो जाएगा। सिंपल, एक ही लॉजिक सारे क्वेश्चन और सारे न्यूमेरिकल में लग जाएगा। आपने फर्नीचर परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर की बुक वैल्यू 20,000, जो बेच दिया 15,000 में, 20,000 की थी और बेचा 15,000 में। बताओ कितना रिसीव का पेमेंट में डालोगे, कितना लॉस हुआ है, और इनकम और एक्सपेंडिचर में कितना डालोगे। तो पहले तो रिसीव का पेमेंट में डालते हो सेल्स प्रोसीड्स, जितना आपने बेचा वो रिसीव्ड एंड पेमेंट में 15,000, लॉस कितने का हुआ 5,000 का लॉस, ये किस में डालोगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, लॉस कितने का हुआ 5,000 का, 5,000 का कहाँ डाल दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल। तो रिसीव्ड एंड पेमेंट को सिर्फ सेल्स प्रोसीड से मतलब है, इतना याद रखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परचेजेस है, ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, तो बच्चे को आता है कि कैसे निकालना है अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो। लॉन्ग प्रैक्टिकल क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, डोनेशन है, जर्नल नेचर की, मैंने बताया ना जर्नल नेचर की, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड, मतलब क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है 10,000 रुपए की। अब बताओ आउटस्टैंडिंग जो क्लोजिंग है उसको क्या करोगे, ऐड। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड 5,000 रुपए, ऐड, ईयर एंड मतलब क्लोजिंग। रेंट प्रीपेड एट द ईयर एंड, एडवांस का क्लोजिंग है तो उसे लेस। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन देखा, 10,000 ऐड किया, देखा 10,000 ऐड हो गया। सैलरी का एक्सपेंस 7,000 प्लस 5,000, 75,000। रेंट माइनस किया था हमने, यहाँ माइनस ही किया है, 28,000। अब इनकम कैसे होगा, सब्सक्रिप्शन, फिर आपका डोनेशन, फिर आपका ओल्ड न्यूज़पेपर, तो ये आपका टोटल इनकम है। एक्सपेंसेस क्या क्या है आपके पास, 75,000 की सैलरी है, 28,000 का रेंट है, 12,000 की इलेक्ट्रिसिटी है, और 8,000 का डेप्रिसिएशन है। टोटल खर्चे इतने हैं। तो आपकी इनकम आपके खर्चों से ज्यादा है, तो 62,000 का आपके पास हो गया सरप्लस। सिंपल। ऐसे ही देगा वो आपको, आउटस्टैंडिंग की ट्रीटमेंट देगा और आपको बोलेगा सरप्लस डेफिसिट निकालो। और ये 1 मार्कर में आ सकता है, ये मत सोचना कि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं आएगा, वो आ सकता है। क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट बनेगा तो ऐसा ही बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर के ट्रैप क्या होते हैं, जो रिसीव्ड ऑफ पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर सेम चीज नहीं है। कैश रिसीव डज नॉट ऑटोमेटिकली मींस इनकम। कैश रिसीव हुआ है तो वो रिसीव्ड ऑफ पेमेंट में जाएगा। परचेज ऑफ फिक्स एसेट वो रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में अपीयर होता है और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में अपीयर नहीं होता अगर आपने कोई एसेट को परचेज किया है। इसीलिए तो जब एसेट की सेल करते हो तो वो डायरेक्ट रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में जाता है। लॉजिक समझो, लॉजिक। डेप्रिसिएशन रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में नहीं होता, इनकम एंड एक्सपेंस में होता है। क्यों? क्योंकि इनकम और एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है, कैश बेसिस फॉलो नहीं करता। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंटायर प्रोसीड्स, इनकम नहीं है, ये कहाँ जाएगा, एंटायर प्रोसीड्स सेल करी है तो रिसीव्ड एंड पेमेंट में, और जो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को और डिडक्ट करो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को। समझा रखा है ना ये बात तो मैंने, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं आपको फिर से यहाँ लिख देती हूँ, आप यहाँ कभी भी इस ट्रैप में फंसना मत। मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको नोट्स मिल जाएंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। अगर उसने बोला ओपनिंग और उसने बोला क्लोजिंग और यहाँ आउटस्टैंडिंग है या एडवांस है, तो ओपनिंग एडवांस ऐड होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होती है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऐड होती है और क्लोजिंग एडवांस लेस होती है। सिंपल। इससे सिंपल कोई नहीं समझाएगा और इससे सिंपल आपको कहीं से मिलेगा भी नहीं और इससे सिंपल हो भी नहीं सकता। सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है एडवांस में, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन एडवांस वाली ऐड और क्लोजिंग लेस, ठीक है।
अब स्पेसिफिक डोनेशन है तो स्पेसिफिक डोनेशन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में मत डालना क्योंकि ये स्पेसिफिक नेचर की है, इसे रेलेवेंट फंड में डाल देना। लाइफ मेंबरशिप फी हमेशा बताया था कैपिटल रिसीप्ट है, कभी मत भूलना, लाइफ मेंबरशिप इज ऑलवेज अ कैपिटल रिसीप्ट। क्यों? क्योंकि वो आपको लाइफ टाइम के लिए मिल चुकी है, अब वो आपको वापस नहीं मिलेगी, तो वो कैपिटल नेचर की हो चुकी है। स्पेसिफिक फंड का एक्सपेंस है तो उसे स्पेसिफिक फंड में ही डालना और वहीं पर जाके उसे एडजस्ट करना। अब उसमें जितने खर्चे हैं जितनी रिसीप्ट है वहीं उसको एडजस्ट कर देना। कैपिटल फंड है तो कैपिटल फंड को कैश और बैंक बैलेंस से मत कंफ्यूज करना। कैपिटल फंड का मतलब क्या होता है? असेट माइनस लायबिलिटी। तो आ जाओ सबसे पहले रिवीजन करते हैं फॉर्मूलाज का। ये मैं आपको टेबल के थ्रू समझा चुकी हूँ कि रिसीप्ट जितनी भी रिसीव हुई है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एड, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस, ओपनिंग एडवांस एड, क्लोजिंग एडवांस लेस। एक्सपेंस है वही लॉजिक, प्रीपेड है वही लॉजिक, अक्रूड है वही लॉजिक। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड ओपनिंग एडवांस एट क्लोजिंग एडवांस लेस। कंज्यूमेबल ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। प्रॉफिट मतलब सेल प्राइस माइनस बुक वैल्यू। लॉस मतलब बुक वैल्यू माइनस सेल प्राइस। कैपिटल मतलब फंड मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। सरप्लस मतलब इनकम माइनस एक्सपेंडिचर एंड डेफिसिट मतलब एक्सपेंडिचर माइनस इनकम। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ट्राई दीज विदाउट लुकिंग एट द आंसर्स। ये क्वेश्चंस आप ट्राई करना, जो भी हमने आज पढ़ा उसके बेसिस पे, ठीक है? और इनका मुझे आप आंसर अच्छे से देख लो, यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके देखना। अब मुझे आप इसका क्या करोगे? मुझे आप इसके आंसर करोगे कमेंट। You will comment down your answers and we will check if those answers are correct or not. This was all about income and expenditure, receipt and payment and NPO. इसके बाहर NPO से आपसे वो क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। मैंने आपको सारे ट्रिक्स बता दिए, वो आपको फंसाएगा आउटस्टैंडिंग और एडवांस के केस में कि क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या होता है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट होता है, हमने वो डिस्कस कर लिया। This was all about today's lecture. If you like the lecture, please drop your like, please drop your comment and subscribe to the channel. हम मिलेंगे कल की वीडियो में। Till then, bye bye.